हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या कंसेप्ट होंगे या फिर किस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है अभी। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है और क्या वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट लाइन है, ए डेकोरेटिव आइटम डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। अब एक डेकोरेटिव आइटम डीलर्स है जो सिर्फ 2 आइटम में डील करता है, यानी कि 2 ही आइटम है वो जो सेल करता है। एक है वॉल हैंगिंग, यानी कि फर्स्ट है वॉल हैंगिंग, अंडरलाइन कर देते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियल प्लांट, यानी कि ये 2 आइटम है जो वो सेल परचेज का काम करता है। उसके बाद ही हैज ₹15,000। आप देखिए, अब इसको सर्कल में लिख देते हैं ताकि फोकस रहे इस पे कि ₹15,000 टू इन्वेस्ट। अब उसके पास टोटल पैसा लगाने के लिए उस बिजनेस में सिर्फ 15,000 रुपए ही हैं। उसके बाद है एंड ए स्पेस टू स्टोर द एटमोस्ट 80 पीसेज, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 पीसेज को स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, जैसे वहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया था बेसिक इंट्रोडक्शन में। ए वॉल हैंगिंग कोस्ट हिम ₹300। अब एक वॉल हैंगिंग उसको पड़ती है 300 रुपये में, यानी कि जब वो खुद खरीद के लेके आता है। अब 300 रुपये में खुद खरीद के लेके आ रहा है, यानी कि बेचेगा तो ज़्यादा में तभी प्रॉफिट होगा। उसके बाद एंड आर्टिफिशियल प्लांट ₹150, यानी कि 150 में ये जो एक आर्टिफिशियल प्लांट है ये पड़ता है, ये कॉस्ट प्राइस है इनकी। उसके बाद है ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग एट द प्रॉफिट ऑफ ₹50। अब एक वॉल हैंगिंग को वो ₹50 के प्रॉफिट पर बेच सकता है। अब ध्यान रखना, खरीदी कितने में थी? 300 रुपये में, और 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 350 में, यानी कि 350 में वो सेल कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल प्लांट एट द प्रॉफिट ऑफ ₹18, यानी कि ₹18 के प्रॉफिट पर वो सेल कर सकता है। अब खरीदी कितनी थी? 150 में सेल करेगा 18 के प्रॉफिट प्लस करके, तो कितने में सेल करनी पड़ेगी? 168 में। उसके बाद एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाइज। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझो। अब यहाँ से देखिए, ये बोल रहा है कि ये आप एज्यूम करो भी जितनी भी चीज़ें उसने खरीदी है सारी की सारी बेच दी। अगर वो 50 आइटम खरीद रहा है, यानी कि टोटल तो 80 स्टोर कर सकता है ना, 50 खरीद रहा है, 60, 80 से ज़्यादा ना आए, तो दिस मीन जितने भी आइटम उसने खरीदे सारे के सारे ही उसने बेच दिए। फॉर्मुलेट LPP इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हमें क्या करना है? अभी मैक्सिमम करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बताना है कि कितना होगा। अब सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, क्या इसने ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग है या कितने आर्टिफिशियल प्लांट है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए? ऐसा नहीं, इसने बोला है सिर्फ फॉर्मुलेट, यानी कि LPP बनाओ इस तरीके से, यानी कि वो कॉन्स्टेंट निकालो अलग से, जो कंडीशन इसमें गिवन है उनको पढ़ के। तो प्यारे बच्चों, 2 ही चीज़ है इसमें, एक वॉल हैंगिंग, एक आर्टिफिशियल प्लांट। तो हम इन दोनों को सपोज कर लेते हैं कि कितने खरीदे गए। अब ये तो हमें पता नहीं, तो सपोज करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन लिखोगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग परचेज, यानी कि उसने कितने खरीदे हैं, तो हमने मान लिया अभी X खरीदे हैं इस तरीके से। एंड वॉल हैंगिंग के बाद क्या था? आर्टिफिशियल प्लांट्स। भाई जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं वो खरीदे हैं Y, ये हमने Y मान ली। तो ये आप कंप्लीट लाइन लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट परचेज इज इक्वल टू Y। तो इतने हमें मान लिए भी। अब उसके बाद देखिए, कंडीशन उन पे लगाते हैं जिन पे मैंने सर्कल लगाए हैं, इस वजह से मैंने सर्कल लगा दिए ताकि एकदम से फोकस पड़े। हाँ भाई, यहाँ कुछ ना कुछ गिवन है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ₹15,000। टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹15,000, और एक वॉल हैंगिंग 300 रुपये में खरीद रहा है। अगर उसने 2 वॉल हैंगिंग खरीदे होते तो आप कॉस्ट क्या बताते? भी एक 300 का है, 2 600 के हो जाएंगे, 3 खरीदेगा दिस मीन्स 900 रुपये के हो जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन एक 300 रुपये का है, खरीद रहा है X, यानी कि वॉल हैंगिंग के लिए कितने पैसे देने पड़े भी उसने? दिस मीन्स 300X प्लस। उसके बाद जो आर्टिफिशियल प्लांट है वो 150 रुपीज़ में खरीद रहा है भी, और ऐसे कितने खरीदे हैं? Y, तो 150Y। अब टोटल ये जो पैसा है उसने वॉल हैंगिंग और जो आर्टिफिशियल प्लांट खरीद लिए वो इक्वल टू नहीं, यहाँ हम क्या लिखेंगे? लिमिट है उसकी भी 15,000 है, इससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, कम बेशक लगा ले, यानी कि 14,000 13, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो दिस मीन्स लेस देन इक्वल टू 15,000।
अब ये होगी हमारी फर्स्ट कॉन्स्टेंट। उसके बाद है स्टोरेज है 80 पीसीज की, ज़्यादा से ज़्यादा 80 स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भी। दिस मीन्स जो भी उसने वॉल हैंगिंग प्लस आर्टिफिशियल प्लांट खरीदे हैं उनका सम है जो लेस देन इक्वल टू 80 हो। 80 हो सकता है, कम हो सकता है, 81 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब क्या वॉल हैंगिंग कभी वो नेगेटिव में खरीद पाएगा कि -2 वॉल हैंगिंग खरीद ले, तो गलत हो गया, यानी कि नॉन नेगेटिव कंस्टेंट मैंने बताया था। तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट में क्या लिखोगे कि x की वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, और जो y की वैल्यू है ये भी 0 से ग्रेटर और इक्वल रहेगी। इस तरीके से ये है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास थी जिसकी हेल्प से हमने ये कॉन्स्टेंट बना दिए भी। उसके बाद देखिए अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं भी। एक पे 50 का प्रॉफिट है, एक पे 18 रुपीज़ का प्रॉफिट है। वॉल हैंगिंग पे 50 का है, आर्टिफिशियल प्लांट पे 18 का है। टोटल प्रॉफिट बताना है भी, प्रॉफिट यानी कि तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट इज z। अब वो z है भी, टोटल प्रॉफिट z रुपए का हुआ है। दिस मीन्स z इज इक्वल टू, z कितना होगा भी, अगर एक वॉल हैंगिंग पे 50 रुपए उसको बच रहे हैं, इतना प्रॉफिट है, तो x अगर उसने खरीदे तो x को ही बेचेगा। इसने लिखा है टोटल जितने खरीदे उतने ही बेचने हैं। तो दिस मीन्स एक पे प्रॉफिट 50 का, x पे कितने का होगा भी 50x प्लस, अब एक आर्टिफिशियल प्लांट पे 18 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो y पे कितने का होगा, तो 18y। यानी कि यहाँ z किसको डिनोट कर रहा है भी, मैक्सिमम प्रॉफिट को। ये ध्यान रखें कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके बाद जो ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट आया है ये किसकी हेल्प से आया है भी, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की कंडीशन गिवन थी। ये सेकंड कहाँ से आया है, स्टोरेज से रिलेटेड, यानी कि जो भी कंडीशन है। अब ऐसा आपने लिखना नहीं है कहीं आप ऐसे लिखने लग जाओ, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हमने ये कहाँ कहाँ से निकाला है। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। ये है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, यानी कि ये वो सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे कि ये हमने इसके हेल्प से लिया, ये कंडीशन हमने पढ़ी, तभी जाके ये क्या हुई, फॉर्मुलेट हुई एलपीपी। दिस मीन्स ये हमारी क्या होगी, एलपीपी होगी भी। अब इसको सोल्व करना हम सीखेंगे एक्सरसाइज 14.2 में, अभी नहीं, मैंने तरीका बताया तो था, आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि कितने वॉल हैंगिंग खरीदेगा और कितने आर्टिफिशियल प्लांट खरीदेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इसने सिर्फ ये बोला है कि फॉर्मूलेट यानी कि एलपीपी बना के छोड़ दो, इससे ज़्यादा आप नहीं करोगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी पूरा चैप्टर रहता है, पहली ही एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। अब एक कंपनी है वो सिर्फ 2 टाइप के स्क्रू बनाती है, एक ए टाइप है और एक बी टाइप है। ऑल दी स्क्रूज हैव टू पास थ्रू ए थ्रेडिंग मशीन एंड ए स्लोटिंग मशीन। अब जो वो स्क्रूज है ए टाइप और बी टाइप के, उनको 2 मशीनों से बनाया जाता है, एक थ्रेडिंग मशीन की हेल्प से और एक स्लोटिंग मशीन की हेल्प से, यानी कि दोनों से उसको पास होना होता है भी उन स्क्रूज को। उसके बाद है ए बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रूज रिक्वायर्ड 2 मिनट, यहाँ पे देखिए टाइम है भी 2 मिनट ऑफ थ्रेडिंग मशीन एंड 3 मिनट ऑन स्लोटिंग मशीन, यानी कि इतना टाइम लगता है दोनों मशीन से। यानी कि एक बॉक्स बनाना है टाइप ए का तो वो 2 मिनट तो लेगा थ्रेडिंग मशीन के और 3 मिनट लेगा स्लोटिंग मशीन के। उसके बाद है ए बॉक्स ऑफ टाइप बी स्क्रूज रिक्वायर 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट लेता है टाइप बी वाला थ्रेडिंग मशीन के और 2 मिनट लेता है स्लोटिंग मशीन के। उसके बाद है इन ए वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। अब यहाँ ध्यान रखना है टाइम आवर्स के अंदर है ना कि मिनट के अंदर, लेकिन ऊपर जो टाइम है वो मिनट के अंदर है, ये ध्यान रखें। ऑन सेलिंग दीज स्क्रूज द कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी कि टाइप ए बॉक्स पे उनको प्रॉफिट होता है भी 100 का टाइप ए पे और 170 रुपीज का प्रॉफिट होता है टाइप बी पे। फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब यहां से देखें प्रॉफिट को हमें क्या करना है भी, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम, यानी कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इसमें 2 ही टाइप के स्क्रू हैं, ए और बी, जो कंपनी है मैन्युफैक्चर करती है, तो इन दोनों को हम सपोज कर लेते हैं अभी। तो यहां सॉल्यूशन में लिखोगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चर्स, यानी कि कितने मैन्युफैक्चर्स किए गए हैं वो मान लेते हैं x।
अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स लिख सकते हैं अभी आप, बॉक्स ऑफ स्क्रूज, यानी कि बॉक्स ऑफ स्क्रूज, क्योंकि स्क्रू नहीं है, बॉक्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ द स्क्रूज ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि इस तरीके से, यानी कि कितने बॉक्स हैं, एंड ऑफ टाइप बी, तो टाइप बी के हमने मान लिया मैन्युफैक्चर किए हैं वाई, यानी कि टाइप ए के एक्स बॉक्स बनाए हैं स्क्रूज के, और जो टाइप बी के हैं वो वाई बॉक्स बनाए हैं। तो इस तरीके से ये एक्स हो गया और वाई हो गया भी। उसके बाद देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। जो टाइप ए का स्क्रू है वो 2 मिनट लेता है थ्रेडिंग मशीन के, 2 मिनट लेता है थ्रेडिंग मशीन के, जो यानी कि एक बॉक्स है जो, अगर ऐसे ऐसे एक्स बॉक्स हो तो थ्रेडिंग मशीन का कितना टाइम जाएगा। अब देखो, अगर एक बॉक्स को बनाने में वो 2 मिनट लेती है, मैं बोल रहा हूँ भी 5 बॉक्स कितने मिनट में बनेंगे, आप बोलोगे सर 5 × 2 10 मिनट में। अब ऐसे ही अगर एक्स बॉक्स बनाने हैं तो 1-2 मिनट में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा अभी 2x प्लस। अब यहां से देखिए, अब एक चीज का और ध्यान रखना भी, एक चीज का और हमेशा ध्यान रखना, अब ये टाइप ए के एक्स बॉक्स हैं, टाइप बी के वाई हैं, ठीक है, टाइप ए के एक्स हैं और टाइप बी के वाई हैं। अब ये एक्स आपने किसके साथ, यानी कि मशीन ए और मशीन बी के साथ मल्टीप्लाई किया, और मशीनों के पास टोटल टाइम 60 घंटे का है, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएंगे। अब जो फर्स्ट मशीन है थ्रेडिंग मशीन, उसने ये बना दी अभी 2, ये 2x, ये इतना टाइम चला गया उसका टाइप ए बनाने में। अब फर्स्ट ही मशीन का टाइप बी बनाने में कितना टाइम जाएगा। अब देखो 8 मिनट फॉर थ्रेडिंग मशीन, ये टाइप बी के लिए था, और टाइप बी के कितने बॉक्स हैं, वाई बॉक्स है, एक पे वो 8 मिनट लगा रही है, सिर्फ थ्रेडिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो वाई पे कितना टाइम लगाएगी भी 8y। और ये सारा का सारा टाइम क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ टाइम किस में लिखा है, मिनट में, क्योंकि 2 भी मिनट था 8 भी मिनट थी, तो यहाँ 60 आवर्स को भी किस में चेंज कर लोगे भी 60 × 60, यानी कि ये कितना होगा 3600 मिनट, यानी कि आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो भी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये 3600 मिनट हो गया अभी, इस तरीके से। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इनक्वालिटी। अब सेकंड पे आते हैं। अब ये थी थ्रेडिंग मशीन की बात में, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये किस तरीके से बनाया है, थ्रेडिंग मशीन का टाइम था ये, थ्रेडिंग मशीन का टाइम। अब स्लोटिंग मशीन पे आते हैं। स्लोटिंग मशीन है जो टाइप ए वाला बॉक्स है जो वो 3 मिनट लेता है, टाइप बी वाला 2 मिनट लेते हैं भी। तो अगर टाइप ए के एक्स बॉक्स बन रहे हैं तो कितना टाइम लेगा वो 3x, और टाइप बी के अगर वाई बन रहे हैं, एक बॉक्स 2 लेता है तो 2y, और लेस देन इक्वल टू, दोनों का टाइम सेम है, 3600 हो जाएगा भी, इस तरीके से। अब ये मिनट वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, या फिर ये भी ना लगाया करो आप, ये तो वैसे ही लगा दिया था, ये मनी के साथ तो लगा देते हैं, टाइम के साथ नहीं लगाते, तो इस तरीके से। अब ये जो हमने जो सेकंड कॉन्सेप्ट बनाया है, ये है स्लोटिंग मशीन से रिलेटेड भी, ये स्लोटिंग मशीन का टाइम था उससे रिलेटेड। अगर कोई वैल्यू कैंसिल वगैरह होती है ना तो उसको कैंसिल भी कर लिया करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, जैसे मैं इसको आगे फर्दर लिख सकता हूँ, अगर 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ये कितना बनेगा अभी x प्लस ये कितना बनेगा 4y, और 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, यहाँ साइन था लेस देन इक्वल टू 1800, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये यूज करोगे, यानी कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, जो दोनों मशीन है वो 60 घंटों के लिए अवेलेबल है भी, दोनों मशीन है जो 60 घंटों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद क्या गिवन है, प्रॉफिट। अब देखो एक्स और वाई जो बॉक्स थे, एक्स और वाई जो बॉक्स थे नंबर ऑफ टाइप ए के और टाइप बी के, अब वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, यानी कि -2 बॉक्स बनाए, ऐसा तो नहीं। दिस मीन्स नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 2 ये हो गए भी, तो 2 पहले हमने बना चुके हैं और 2 ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हो गए भी। अब प्रॉफिट की बात आती है, यानी कि z, तो उसको हम मान लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी z, तो टोटल प्रॉफिट क्या है, हमने z मान लिया अभी, तो z की वैल्यू क्या होगी। अब टाइप ए पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अभी एक बॉक्स पे, तो टाइप ए के कितने बॉक्स हैं, x बॉक्स है, दिस मीन्स 100x हो जाएगा प्रॉफिट टाइप ए पे। उसके बाद टाइप बी पे 170 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है टाइप बी के बॉक्स पे,
टाइप बी के एक कितने बॉक्स है, वाई, एक पे प्रॉफिट 170 का है तो वाई पे कितना होगा 170 वाई, यानी कि ये हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरीके से तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एक जैसे हैं भी, यानी कि लास्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग हैं, यानी कि बस आपको क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये पता लगना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं भाई, किस तरीके से आप उनको सोल्व करोगे। यानी कि स्टेटमेंट अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई तो ये एलपीपी को तो बना ही दोगे भी। अगर स्टेटमेंट में ये नहीं पता चल रहा भी क्या थ्रेडिंग मशीन है, क्या स्लोटिंग मशीन है, क्या टाइम है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके और ये एलपीपी आप फॉर्मुलेट कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत कम आती है, काफ़ी ईयर हो गए स्टेटमेंट आए, डायरेक्ट क्या इस तरीके से इनक्वालिटीज़ गिवन होती है, कॉन्स्टेंट गिवन होते हैं और हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, एक 100% हर बार आता है। अब की बार क्या पता स्टेटमेंट आ जाए तो आपको स्टेटमेंट भी सोल्व करनी आनी चाहिए, स्टेटमेंट से कॉन्स्टेंट से आगे सॉल्यूशन फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इस तरीके से आप सेकंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 7। अब जो आगे क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो आप खुद से करेंगे, बिल्कुल आसान से हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे कि ये आपको सोल्व ना हो या स्टेटमेंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर पिक उतार के उसकी व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 की स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। A diet is to contain at least 400 unit of carbohydrate, 500 units of fats and 300 unit of proteins। यानी कि एक फूड चाहिए हमें जिसमें कम से कम, एटलीस्ट लिखा है यहाँ ध्यान रखें, एटलीस्ट 400 यूनिट तो कार्बोहाइड्रेट की हो, 500 यूनिट फैट की हो और 300 यूनिट प्रोटीन की हो। उसके बाद 2 फूड आर अवेलेबल। अब इसके लिए 2 फूड हमारे पास अवेलेबल है। F1 यानी कि फर्स्ट टाइप का फूड है जिसकी कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट, अगर 1 यूनिट खरीदोगे तो 2 रुपये देने पड़ेंगे भी। F2 दूसरा फूड है जिसकी कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट, यानी कि यहाँ से देखिए F1 की कॉस्ट है और F2 की कॉस्ट है ₹2। इस तरीके से ए यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि F1 में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स है, 20 यूनिट फैट है और 15 यूनिट प्रोटीन है। और F2 फूड के अंदर 25 यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, 10 यूनिट है फैट और 20 यूनिट है प्रोटीन्स। फॉर्मुलेट एन एलपीपी टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट द मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स। हमें बताना है कि कॉस्ट कम से कम आए, हम कितना F1 लें कितना F2, यानी कि 2 टाइप के फूड ले लें ताकि हमारी जो डाइट है वो पूरी हो जाए। एंड आल्सो मीट्स द मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, और ये जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए यानी कि भोजन के अंदर, डाइट के अंदर हमें 400 यूनिट कार्बोहाइड्रेट के चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा भी, इतने तो हमें चाहिए, इससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ऐसे 500 यूनिट फैट की चाहिए तो इससे कम नहीं हो सकते, ज़्यादा जितने मर्जी हो। ऐसे ही मिनिमम 300 यूनिट हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो उसके लिए देखिए अब हमें बताना है कि कितना हमें F1 लेना पड़ेगा, कितना हमें F2 लेना पड़ेगा ताकि जो हमारी डाइट के न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम कर लेते हैं सपोज। तो यहां से लेट द यूनिट्स ऑफ फूड F1 रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं उसकी X यूनिट चाहिए भी फूड 1 की, तभी जाके हमारी डाइट कंप्लीट होगी। उसके बाद एंड द यूनिट्स ऑफ फूड F2 रिक्वायर्ड, हम मान लेते हैं कि F2 की यूनिट हमें Y चाहिए भी, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि किससे कितना पूरा होगा, एक ही से हमें बस फॉर्मुलेट करनी है एलपीपी। अब उसके बाद देखिए, अब देखो यहाँ से X यूनिट हमने फूड 1 की खरीद ली, Y यूनिट हमने फूड 2 की खरीद ली। अब X यूनिट अगर खरीदी है F1 की तो उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट्स आया होगा। अब अगर 1 यूनिट आप खरीदते हो F1 की तो आपको मिलता है F1 कंटेन 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और F2 में मिलता है 25 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो फर्स्ट हमारी इनक्वालिटी या कॉन्स्टेंट बनेगा वो है X यूनिट खरीदी है F1 की तो कितना कार्बोहाइड्रेट्स आया, X इंटू 10 यानी कि 10X,
क्योंकि देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर 1 यूनिट हमने F1 ले लिया 2 रुपए में, तो हमारे पास 10 यूनिट आई कार्बोहाइड्रेट्स की। चाहिए तो कितनी, 400 चाहिए हमें। अब उसके बाद अगर 2 यूनिट खरीदा तो 20 आएगी, 3 यूनिट खरीदा तो 30 आएगी। अब हमने x यूनिट खरीदा है, दिस मीन्स 10x, ये क्या है, 10x यूनिट आई कार्बोहाइड्रेट्स की। प्लस उसके बाद अब y यूनिट खरीदा F2, और F2 के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 25 यूनिट। तो दिस मीन्स y के अंदर कितना होगा, 25 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम हमें कितना चाहिए, 400 यूनिट, यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 400। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि हमें 400 या 400 से ज़्यादा चाहिए, और जो हमें चाहिए वो ये है। अगर हमें बोलता कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 ले सकते हैं, तो हम यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाते भी, इससे कम हो ज़्यादा ना हो। अब इसने बोला एटलीस्ट, कम से कम इतना तो हो, इससे ज़्यादा ये जितना मर्जी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फैट की बात करते हैं। फैट कितना चाहिए, 500 यूनिट, और F1 में फैट कितना है, 20 यूनिट। तो अगर उसकी x यूनिट लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 20x हमारा फैट F1 से आएगा, और F2 से फैट कितना आएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट फैट आएगा F2 से, वो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 400 नहीं भी, फैट की यूनिट है 500 यूनिट, तो 500 चाहिए। तो ये फैट से रिलेटेड होगा। थर्ड प्रोटीन चाहिए। अब फर्स्ट में प्रोटीन कितना है, ये रहा 15 यूनिट, तो x यूनिट में कितना होगा, 15x होगा। प्लस अब F2 में प्रोटीन है 20 यूनिट, और कितनी यूनिट खरीदी हमने, y, तो कितना आएगा 20y यूनिट, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोटीन कितना चाहिए, कम से कम 300। तो इस तरीके से अब ये जो हमारी इनक्वालिटी बनी है या फिर कॉन्स्टेंट बना है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरीके से ये हमारा बना है फैट से रिलेटेड, भी हमारा फैट कंप्लीट करेगा, और ये कंप्लीट करेगा प्रोटीन को। तो हमारी कंप्लीट डाइट हुई इस तरीके से, इन तीनों के साथ डाइट क्या होगी, कंप्लीट होगी भी। उसके बाद अब इनको हम कुछ सोल्व कर सकते हैं भी। देखो यहाँ 10, 25, 400 ये सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको अगर मैं छोटा करके लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 2 जा यानी कि 2x, 5 5 जा, इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 580, इस तरीके से। उसके बाद इसको भी 5 से या फिर 10 से ही डिवाइड किया जा सकता है, एक एक जीरो सारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा भी 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू, एक जीरो इसकी कैंसिल होगी, हो गया 50। अब इसमें ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 3 जा 15, यहाँ 5 4 जा 20, और ग्रेटर देन इक्वल टू आए 5 6 0, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट हो गए हमारे छोटी वैल्यू, ताकि ग्राफ पे इनको इजीली सोल्व किया जा सके। अब देखो 80 50 वैल्यू है तो ग्राफ पे आ जाएगा। अब 300 400 है तो गैप आपको 100 का लेना पड़ेगा, 50 का लेना पड़ेगा, गैप ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, अब बात आती है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट की। फर्स्ट तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ये फैट से रिलेटेड, और ये प्रोटीन से रिलेटेड। अब नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट यानी कि कोई भी जो x यूनिट और y यूनिट है, कभी हम ले सकते हैं कि हमने -1 यूनिट F1 लिया, फिर वही चीज़ यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। तो टोटल कॉन्स्टेंट कितने बने, 5। अब बात आती है z की भी, मिनिमम कॉस्ट कितनी हो फूड के लिए, और न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर दिए भाई, इतना तो हमें चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट z बी दी मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फूड की जो कॉस्ट है वो z मिनिमम है, z इज इक्वल टू, अब x यूनिट F1 खरीदा है, और F1 की एक यूनिट मिल रही है 2 रुपए में, तो x यूनिट कितने की मिलेगी, 2x। उसके बाद F2 की y यूनिट खरीदी है, एक यूनिट की कॉस्ट 4 है, दिस मीन्स ये कितना आया 4y, जहां z किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड को, ये अभी हमने लिखा था ऊपर, तो दोबारा फिर लिख दिया इस तरीके से। तो ये हमारी क्या होगी, LPP होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 कॉन्स्टेंट और एक z मिनिमम वाला कॉन्स्टेंट, ये अलग से है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, डाइट वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। एक और इससे पहले फूड वाला क्वेश्चन है, विटामिन वगैरह है, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ ले, वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है। जो लास्ट एग्जाम्पल है वो सिर्फ इसी टाइप का है, इसी तरीके का है, ये अलग ही टाइप है, इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ से देखिए, देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड इन ईच टू प्लेसेस पी एंड क्यू। अब दो फैक्ट्री हैं, एक पी प्लेस पे है और एक क्यू प्लेस पे। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे फिर देखते हैं। फ्रॉम दीज लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोट सिचुएटेड एट ABC, यानी कि पी क्यू फैक्ट्री से यहाँ 3 डिपो हैं इनके, वहां पे हमें सामान पहुंचवाना है, यानी कि जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो आर 5, 5 एंड 4 यूनिट। अभी ये वीकली रिक्वायरमेंट है ABC की, यानी कि A को कितना चाहिए 5 यूनिट एक वीक के अंदर, B को भी 5 यूनिट चाहिए, और ये कितना चाहिए 4 यूनिट C को चाहिए, यानी कि 5, 5, 10 और 4, 14 यूनिट चाहिए टोटल। अब while the production capacity of the factories are P and Q 8 and 7। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से P और Q की जो प्रोडक्शन लिमिट है, यानी कि P है जो 8 यूनिट बना सकती है, Q है जो वो 6 यूनिट बना सकती है, यानी कि टोटल 14 यूनिट है, और इन 14 यूनिट को ABC में ट्रांसफर करना है कि किस तरीके से हम ट्रांसफर करें, डिलीवर करें। द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट आर। अब यहाँ से देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, यानी कि P से अगर आपने 1 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है ये, P से अगर 1 यूनिट आप A पे भेजोगे तो आपको 16 रुपये खर्च आएंगे, यानी कि कॉस्ट इन रुपीज़ है। P से अगर B पे भेजोगे तो 10 रुपये लगेंगे, P से C पे 15 लगेंगे, इस तरीके से। फॉर्मुलेट LPP इन ऑर्डर टू कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। अब जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम से कम आए, ये हमें बताना है अभी। तो देखिए हम फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब देखिए वो फैक्ट्री वहाँ लगाने वाली बात नहीं कर रहे, बोर्ड पे लगाएंगे हम, यानी कि बोर्ड पे फैक्ट्री कैसे लगती है अभी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए, लेट सपोज ये है फैक्ट्री P, यहाँ पे फैक्ट्री क्या है P, तो यहाँ लिख लेते हैं। और P कितना बना सकती है अभी, टोटल 8 यूनिट्स बना सकती है P, 8 से ज़्यादा नहीं बना पाएगी। उसके बाद हम बीच में रख लेते हैं इनके डिपो। अब डिपो को सर्कुलर में लिख लेते हैं ताकि फैक्ट्री से अलग हो डिपो। अब ये फर्स्ट डिपो हो गया, ये सेकंड डिपो हो गया, और ये थर्ड डिपो हो गया, इस तरीके से। अब फर्स्ट है डिपो A, जिसको चाहिए 5 यूनिट, यानी कि मैक्सिमम वो 5 यूनिट ही ले सकता है। और ये B डिपो है, इसको भी मैक्सिमम 5 यूनिट ही चाहिए। और जो C डिपो है वो 4 यूनिट चाहिए उसको 1 वीक के अंदर। 1 वीक का टोटल ये गिवन है। तो यहाँ हम फैक्ट्री लगा लेते हैं Q। तो यहाँ फैक्ट्री हुई Q कितना यूनिट बना सकती है, 6 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये Q हमारी फैक्ट्री है जो 6 यूनिट बना सकती है भी। अब Q को थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए, P से हमें ABC पे ट्रांसफ़र करना है, टोटल 8 और 6 14 यूनिट हमने बनाई है, और 14 यूनिट को इन तीनों में ट्रांसफ़र कर देना है कि कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो कम से कम आए, इस तरीके से। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो P से A पे ट्रांसफ़र हुआ वो X यूनिट हुआ अभी, ठीक है। P ने A पे ट्रांसफ़र कर दिया X यूनिट। अब हमें ये नहीं पता कि X की वैल्यू क्या है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी बताते हैं, जैसे क्या x की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो सकती है। अब इसको सिर्फ 5 यूनिट ही चाहिए, तो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, 5 या 5 से कम रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद अब P ने B पे ट्रांसफ़र किया, लेट सपोज वो हम y यूनिट मान लेते हैं कि y यूनिट इसने B पे ट्रांसफ़र कर दी। क्लियर, y यूनिट इसने B पे ट्रांसफ़र कर दी भी। तो हम यहाँ इसको लिख भी सकते हैं, अगर देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके अलग से लिख देते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीवर्ड टू डिपो A फ्रॉम फैक्ट्री P is X units and to depot B is Y units। तो ये आप लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि P से X यूनिट A पे ट्रांसफ़र की गई, Y यूनिट B पे ट्रांसफ़र की गई। अब उसके बाद देखिए यहाँ C पे कितना जाएगा अभी, अब इसको Z नहीं मानना। अब देखो टोटल 8 यूनिट बना रही है ये,
x यूनिट इसने इसके पास भेज दी, y यूनिट इसने इसके पास भेज दी, तो इसके लिए कितनी बची, यानी कि 8 में से हम क्या माइनस कर देंगे, x और y को, यानी कि इतनी यूनिट हमारे पास बची है सी पे ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि पी फैक्ट्री इतनी यूनिट दे सकती है सी को। अब देखो मान लिया 8 यूनिट थी भी, 2 तो इसने ले ली, 3 इसने ले ली बी ने, 2 और 3 5 यूनिट चली गई, तो बची गई कितनी, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट ही ट्रांसफर होगी सी पे। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ 2 और 3 एज्यूम किया था, सिर्फ एग्जाम्पल है, 2 3 एज्यूम किया था भी, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 चलेगी, यानी कि 8 में से इन दोनों को माइनस किया, जितनी बचेगी वो सी पे जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया अभी। तो हमने P से A पे ट्रांसफर किया x, B से y और C पे 8 माइनस x माइनस y यूनिट रह गया। उसके बाद अब Q से देखो भी, Q से A को कितना चाहिए, x उसके पास ऑलरेडी आ चुका है, टोटल उसको 5 चाहिए, x आ चुका है। अब मान लिया x की वैल्यू वही 2 थी भी, 2 यूनिट इसके पास आ चुकी है, अब ये इससे ज़्यादा थोड़े ना लेगा, सिर्फ 3 ही चाहिए इसको। तो दिस मीन्स अब कितनी यूनिट चाहिए A को, 5 में से अगर हम x माइनस कर दें, क्योंकि x ऑलरेडी इसके पास आ चुका है फैक्ट्री P से, तो Q से कितना लेगा ये, 5 माइनस x यूनिट्स। तो इस तरीके से। उसके बाद अब Q B के पास कितना डिलीवर करेगा, y यूनिट उसके पास आ चुका है, 5 टोटल चाहिए, तो दिस मीन्स कितना लेना पड़ेगा उसको, 5 माइनस y यूनिट, तो इतनी यूनिट लेगा एक Q से। उसके बाद C, अब C कितने यूनिट लेगा भी, टोटल है 4, टोटल है 4 और कितने यूनिट आ चुका है, इतना यूनिट उसके पास आ चुका है अभी, तो Q से कितना लेगा, यानी कि 4 में से माइनस करेंगे इसको, 8 माइनस x माइनस y यूनिट्स, इतना। तो यहाँ से 4 माइनस का 8 प्लस का x हो गया और प्लस का y हो गया, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस x प्लस y यूनिट्स, ये इतने यूनिट लेगा अभी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है मेन, इनको सोल्व करने के बाद ये लिखा है, तो ये टोटल यूनिट्स होगी भी। अब हमें कांस्टेंट बनाने हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे भी, तो उसके लिए देखिए, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, अब x यूनिट यहाँ गई किस पे, A पे, P फैक्ट्री से A डिपो पे गई x यूनिट। अब x की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, x की वैल्यू, चलो यही लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या 5 से बड़ी हो सकती है भी, कि यार 6 यूनिट ट्रांसफर कर पाएगा, अगर इसको 6 यूनिट ट्रांसफर कर दी, इसको तो चाहिए 5 थी, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ये फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद क्या y की वैल्यू 5 से बड़ी हो सकती है, इसको टोटल 5 यूनिट चाहिए, तो y की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहेगी। मान लिया कि 5 ही ट्रांसफर कर दी इसने, 6 थोड़े ना ट्रांसफर कर सका है, क्योंकि b को कितनी चाहिए, 5 ही चाहिए, तो यहाँ से y लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद अब यहाँ देखिए 8 माइनस एक्स माइनस वाई, क्या ये वैल्यू कभी 4 से बड़ी हो सकती है, कभी भी नहीं 4 से बड़ी हो सकती, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 4 से छोटी ही रहेगी, यानी कि 8 माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 होगा भी इस तरीके से, यानी कि 4 से छोटी होगी, सारे तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती भी, ये टोटल वैल्यू 5 हो जाए, क्योंकि इसको 4 यूनिट ही चाहिए। तो यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड, माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस का कितना होगा 4 होगा भी। अब मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, दिस मीन्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई, ये साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया कॉन्सेप्ट, सेकंड ये हो गया और थर्ड हुआ ये, यानी कि इनको मैं सर्कल में लिख देता हूँ ताकि अलग से फोकस रहे इन पे। ठीक है, ये 3 हो गए भी। उसके बाद क्या और कोई बचता है इसमें कि हम ये अलग से कॉन्स्टेंट बनाएं या ये बनाएं इस तरीके से। अब देखो इसको यहाँ लिखोगे तो ये वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, सेम एज इट इज़ बन जाएगा। 5 माइनस वाई, ये जो वैल्यू है 5 से होनी चाहिए, ये एज इट इज़ बन जाएगा। तो ये सारे हमारे पास बन चुके हैं अभी। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट में कुछ और तो नहीं रहता कि हमने टोटल या कुछ इस तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू याद की 4 से ग्रेटर हो। तो यहाँ से देखिए अब और हमारे पास क्या बचता है, हमें बताना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो वो मिनिमम आए। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमम बताने के लिए अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को चेक करेंगे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें गिवन है इस तरीके से। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट वो भी होते हैं, यानी कि जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये x यूनिट ट्रांसफर किया, इसका मतलब थोड़े कि 0 यूनिट ट्रांसफर कर देगा या -1 यूनिट ट्रांसफर कर देगा। अब 0 यूनिट तो चलो हो भी सकता है भी, इसने a के पास नहीं भेजा और b और c के पास भेज दिया, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आ सकते। तो 2 और बनेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इन दो को भी मैं
सर्कल से लिख देता हूँ इस तरीके से। क्लियर? तो दिस मीन्स ये हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्स्टेंट हो गए भी। अब इसमें देखिए z क्या है, लेट z बी दी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से कि z क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है भी। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, देखो अगर x यूनिट P से A के पास भेज रहा है और 1 यूनिट पे खर्च कितना आ रहा है, 16 रुपये, तो यानी कि z इज इक्वल टू यहाँ से x यूनिट गई है, एक पे कॉस्ट कितना है 16, तो कितना कॉस्ट आएगा भी 16x प्लस यहाँ से P से B पे y यूनिट गई है, 1 यूनिट पे खर्च कितना है P से B पे 10, तो दिस मीन्स 10y हो गए प्लस उसके बाद इतनी यूनिट गई है C पे और 1 यूनिट का खर्च कितना है 15, तो यानी कि 15 की मल्टीप्लाई होगी 8 माइनस एक्स माइनस वाई के साथ प्लस उसके बाद अब Q से A पे कितना गया 5 यूनिट और Q से A पे जाने का खर्च 10 है भी, तो यहाँ कितना गया 5 माइनस एक्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉस्ट हो गया प्लस Q से B पे इतनी यूनिट गई है, Q से B जाने का 12 रुपये पर यूनिट का खर्च है, तो यानी कि 12 की मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस वाई से प्लस उसके बाद Q से C पे जाने का कॉस्ट 10 है 1 यूनिट का और इतनी यूनिट गई है, तो दिस मीन्स प्लस में 10 इंटू माइनस 4 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अब इस कंप्लीट को आपने सोल्व कर लेना है अभी, यानी कि 16x 10y 15 की 8 के साथ एक्स वाई, जब ये सारा आप सोल्व करेंगे भी तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x माइनस 7y, जेड की जो वैल्यू मिलेगी x माइनस 7y प्लस 190, ये वैल्यू आनी चाहिए भी जेड की। आप इसको सोल्व करके देखें, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया अभी। अब डायरेक्ट आंसर लिखने का मीनिंग यहाँ जगह कम थी, सोल्व करते तो ये और नीचे चला जाता, वीडियो में भी नहीं आता, तो इतना हमने जेड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, क्योंकि तो सिंपल हो गया ना, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। तो दिस मीन्स अब ये जेड क्या था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इस जेड को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए इस जेड की। तो इस तरीके से ये टोटल 1 2 3 4 5 कॉन्स्टेंट बनेंगे। क्लियर? और ये एक जेड की इक्वेशन बनेगी जिसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज, यानी कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेन है ये डायग्राम भी, इस डायग्राम से ही आपने समझना है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ये इस टाइप का एग्जाम्पल भी आप उसको भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो आपकी 14.1 है वो होती है कंप्लीट, यानी कि अभी तक देखो टोटल 9 क्वेश्चन थे इसमें से, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट सेकंड 7th और 9th यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए हैं। अब बाकी का ये मीनिंग ये नहीं है कि जो बाकी के 5 बचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मत पढ़ना, वो आपने खुद से करने हैं भी। अगर उनमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, नीचे मोबाइल नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो उसका सोल्यूशन आप तक जल्द से जल्द भेजेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, 14.1 हमने कंप्लीट की। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।